नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान जेड क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बच्चों, प्रश्नों से रूबरू कराते हैं आप लोगों को, जो कि आपकी जेड की सीयूटी की एग्ज़ामों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें जो एटम दिया गया होता है उसका एटॉमिक नंबर ज्ञात होना चाहिए। फिर हम आपबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। पहले कम ऊर्जा के उपकोष में, तत्पश्चात अधिक ऊर्जा के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। देखिए बच्चों, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ठीक है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। अब आपसे बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था हमें आपबाहु ने। किसने? आपबाहु ने। आपबाहु नियम से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आपबाहु ने ऊर्जा के बढ़ते क्रमों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया। कैसे? कि 1s, 2s, 2p, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s, दूसरे में 8, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, तो 6p से हमारा काम चल जाता है। 7s और 7p, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो सबसेल है, उपकोष है, उसको तिरछा काटते हैं हम। तो देखिए, हमने सबसे पहले काटा तो हमारे पास 1s आया। कौन आया? 1s, यानी कि जिसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होता है वो ही उपकोष सबसे पहले करता है इस क्रम में। उसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर से दोबारा आए 2s, यानी कि 1s इज़ लेस देन 2s। उसके बाद 2p, 3s, तो 2s इज़ लेस देन 2p इज़ लेस देन 3s इज़ लेस देन 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, 5s के बाद में 4d, 5p, 6s, 6s के बाद में 4f, 5d, 6p, 7s और 5f, 6d, 7p। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है दोस्तों। क्या है? ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के उपकोष में, उसके पश्चात अधिक ऊर्जा के उपकोष में भरते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s में, और हम सभी जानते हैं कि जो s सबसेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। p में 6, d में 10 और f में 14। तो 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। इस ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आप इलेक्ट्रॉन विन्यास भर सकते हैं किसी भी एटम के लिए। तो क्रोमियम की हम बात कर रहे थे, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि 3d5 पहले दे दिया, 4s1 बाद में दे दिया। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सही है। ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में दिखाया गया, ये एक साथ दिखाया गया 3 उपकोष को, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखिए
XeF6 में संकरण होगा, XeF6 में संकरण होगा। तो संकरण की हम बात करें आपसे, तो संकरण निकालने के लिए H बराबर हम पढ़ते हैं सिग्मा प्लस लॉन पेयर, ठीक है ना, या फिर हम पढ़ सकते हैं H बराबर 1/2 इंटू V नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन, ठीक है। यानी कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, अगर एक संयोजी परमाणु दिया गया हुआ हो तो माइनस धनायन की संख्या करना है और प्लस में ऋणायन की संख्या करना है। इससे हम संकरण निकाल सकते हैं। अब Xe की आपसे बात करें तो सेंट्रल एटम Xe का एटॉमिक नंबर होता है 54 और इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आप जानते हैं कि Xe ज़ेनॉन जो है ये कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, बाह्यतम कोश होता है, वो पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों, भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसका बाह्यतम कोश होता है 5s2 और 5p6, ठीक है ना। ये अब देखिए आप बात करें आपसे F6 की, तो हमारे पास मैंने बताया फॉर्मूला संकरण निकालने का H बराबर 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन V। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 8, ठीक है ना, प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, XeF6 यानी कि 6, और ना तो धनायन है ना ऋणायन, ठीक है ना, यानी कि यहीं तक रह जाएगा। तो 1/2 इंटू कितना करेंगे हम 14, तो 2 से कितनी बार, 7 बार, यानी कि बंद युग्म की संख्या कितनी आई हमारे पास, 7, ठीक है ना। यानी कि 7 कक्षक इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और 7 कक्षक भाग लेने पर जो हमारा संकरण का प्रकार निकलता है वो होता है sp3d3, sp3d3। आप जानते हो कि यदि 2 कक्षक भाग लेते हैं संकरण में तो संकरण का प्रकार आता है sp, 3 कक्षक भाग लेने पर संकरण का प्रकार हो जाता है sp2, और 4 पर संकरण का प्रकार होता है sp3, 5 पर हमारा संकरण हो जाता है क्या, sp3d। ये कक्षक होते हैं दोस्तों, ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 2 में एक s कक्षक भाग ले रहा है, एक p, ऐसे। 6 पर हम बात करते हैं, बंद युग्म की संख्या 6 होती है तो संकरण होता है sp3d2, और 7 पर हम बात करें तो sp3d3। तो यहाँ पर हमारे पास बंद युग्म की संख्या कितनी आई, 7, तो संकरण कौन सा होगा, sp3d3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं आपसे XeF6 की कि भाई इसकी ज्यामिति क्या बनने वाली है। तो देखिए Xe और Xe से कितनी फ्लोरीन जोड़नी है, 6 फ्लोरीन जोड़ी, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो सभी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से हमारे पास जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। उसके बाद हमने बात की कि भाई बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। उसके बाद ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहे, 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ही क्या कहलाता है दोस्तों, लॉन पेयर कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ज़ेनॉन 6 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और 1 लॉन पेयर से। तो इसकी जो हम ज्यामिति की आपसे बात करें तो ज्यामिति होती है दोस्तों कैसी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी कि विकृत अष्टफलकीय है, विकृत अष्टफलकीय है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी, ज्यामिति हो जाएगी। और आप जानते हो कि Xe से जितने भी संकरण निकल रहे हैं Xe वाले अणु में, उनमें से ज्यामिति का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमें ध्यान रखना है XeF6 में संकरण होगा sp3d3 और इसकी जो ज्यामिति आएगी वो विकृत अष्टफलकीय आ जाएगी, है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से तो देखिए फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उपयोगी अभिकर्मक है। फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है कि बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है, जिससे क्या बन जाता है, टोलुइन बन जाता है। क्या बन जाता है, टोलुइन बन जाता है। देखिए ये हमारे पास है बेंजीन और ये बेंजीन क्रिया कर रहा है मेथिल क्लोराइड से, यानी कि CH3Cl से, किसकी उपस्थिति में दोस्तों,
एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा क्या, टोलुइन। क्या बन जाएगा, टोलुइन। और साथ में यहाँ का H इस बचे हुए Cl से क्रिया करके क्या बना लेता है, HCl। ठीक है ना, ये बन गया टोलुइन। और ये बेंजीन है आपकी, और इसको कहते हैं दोस्तों मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में जो उपयोगी अभिकर्मक रिएजेंट हमसे पूछ रहा है, तो अभिकर्मक हो जाएगा हमारा निर्जल AlCl3। ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पॉलीएमाइड बहुलक है। पॉलीएमाइड की आपसे बात करें तो पॉलीएमाइड, देखिए पॉलीएमाइड में बंध कौन सा पाया जाता है, एमाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध, एमाइड बंध पाया जाता है दोस्तों, यानी कि बॉन्ड NH। ठीक है ना। चलिए भाई, अब बात करते हैं पॉलीएमाइड बहुलक कौन कौन से हैं। तो पॉलीएमाइड बहुलक में एक तो होता है नाइलॉन 6, कौन सा, नाइलॉन 6, और एक हम पढ़ते हैं नाइलॉन 6,6। तो और एक होता है 6,6। ठीक है ना। देखिए नाइलॉन 6 में NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 का होल 5 बॉन्ड NH, ये स्ट्रक्चर बनती है भाई। तो इसमें बंध कौन सा पाया जा रहा है, NH बंध पाया जा रहा है, एमाइड बंध पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम कह देते हैं क्या, पॉलीएमाइड। ठीक है ना। और नाइलॉन 6,6 की बात करें तो NH बॉन्ड CH2 का होल 6 बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 का होल 4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बन जाती है हमारे पास। यानी कि इसमें भी कौन सा बंध पाया जा रहा है, एमाइड बंध पाया जा रहा है। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6 दोनों के अंतर्गत हमें स्ट्रक्चर में देखने को मिला कि एमाइड बंध क्या है, उपस्थित है। इसलिए हम कह देते हैं कि ये दोनों ही किसके प्रकार हैं, पॉलीएमाइड के प्रकार हैं। तो हमारे पास देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है पॉलीएमाइड बहुलक है, तो नाइलॉन 6,6 राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगर नाइलॉन 6,6 की जगह नाइलॉन 6 भी आता तो भी उसका क्या है, राइट आंसर है। तो ध्यान रखना पॉलीएमाइड में नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैलोमल का सूत्र होगा। साथियों कैलोमल का जो सूत्र होता है वो होता है Hg2Cl2, इसको कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो ऑप्शन देखिए Hg2Cl2 यानी कि Hg2Cl2 तो राइट आंसर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। कैलोमल का सही सूत्र होगा Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। क्लियर। चलिए भाई, अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखिए आप अम्लता की आपसे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा क्या कि जो एसिडिटी होती है या एसिडिक नेचर जो होती है, एसिडिक नेचर वो किसके समानुपाती होती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर के। किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है ना। जितना अधिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही अधिक अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। यानी कि जो अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति वो समानुपाती होगी ऑक्सीकरण अंक के। किसके, ऑक्सीकरण अंक के। ठीक है ना। तो जितना अधिक ऑक्सीकरण अंक होगा अम्लीय प्रकृति उतनी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से
मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। देखिए HClO में हम प्रत्येक की बात करेंगे क्लोरीन परमाणु पर ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है ना। एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक आ रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर का मान अधिक होगा उसी की अम्लीय प्रकृति का मान भी दोस्तों क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी का मान +1 इंटू एक्स, जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या मानते हैं x, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 बराबर में रख दें 0। तो +1 इंटू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +1। देखिए +1 प्लस x -2 बराबर कितना, 0। तो x बराबर ये -2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। तो और ये +1 जाएगा तो माइनस का। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया क्या, +1। क्या आ गया, +1। और HClO2 में बात करें तो +1 हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस x प्लस -2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी के लिए डिलीट हो गया है, देखते हैं इसको। तो +1 प्लस x -4 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 4 -1 बराबर प्लस का 3, ठीक है ना। तो HClO में तो +1, HClO2 में +3 और HClO3 की बात करें तो देखो आप HClO3 में आ जाएगा +5 और HClO4 में +7। तो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर किसका आ रहा है, HClO4 का। तो हम कह सकते हैं कि भाई सबसे अधिक जो एसिडिक नेचर रहेगी वो HClO4 की रहेगी, फिर HClO3 की, फिर HClO2 की और सबसे एंड में HClO की। सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति यहाँ पर किसकी है, HClO4 की है, फिर HClO3, फिर HClO2 और HClO की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लिथियम का तृतीय आयनन विभव क्या होगा, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा दे रखी है, यानी कि H, नंबर ऑफ बात करते हैं आपसे। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है लिथियम के तृतीय आयनन विभव यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, बात एक ही है। तो Li+2 का हमसे पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं Li+2 और एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो En बराबर 13 इंटू Z² अपॉन n², ठीक है ना। तो Li+2 बराबर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z² कर देंगे। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी दी गई है, 13.6 और Z² यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 का स्क्वायर। तो 13.6 इंटू कितना दोस्तों, 9, मल्टीप्लाई करने पर आया हमारे पास क्या, 1224 आता है, यानी कि 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर लिथियम की तृतीय आयनन विभव का क्या मान रहेगा, 122.4। सीधा आपको जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है उसमें क्या करना है, जो एटम का पूछ रहा है उसके परमाणु क्रमांक का स्क्वायर कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसबर्ग अभिकर्मक से किसमें विभेद करना संभव है। हिंसबर्ग अभिकर्मक से किसमें विभेद करना संभव है दोस्तों।
तो सबसे पहले देखते हैं भाई हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है। देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक की बात करें, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजील थायोनिल क्लोराइड यानी कि C6Cl, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों हिंसबर्ग, ठीक है ना, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना। और हिंसबर्ग अभिकर्मक से हम क्या करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद करते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में क्या करते हैं, विभेद, यानी कि कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है ना, किसमें, एमीन में, ठीक है ना। हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन थायोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्या करते हैं दोस्तों, विभेद करते हैं, यानी कि इनकी कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड जो एमीन है उसकी। चलिए भाई, तो देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक से किसमें विभेद करना संभव है, 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एमीन में राइट है, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन में बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। देखिए केनिजारो क्रिया निम्न में से कौन नहीं करता। सबसे पहले देखते हैं भाई केनिजारो अभिक्रिया करता कौन है। तो केनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड समूह करता है। तो केनिजारो अभिक्रिया में उन एल्डिहाइडों को शामिल किया जाता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता, नहीं रहता। अब बात करें एसीटेल्डिहाइड की, किसकी, एसीटेल्डिहाइड की। तो एसीटेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसकी संख्या 3 होती है, यानी कि एसीटेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन पाया जा रहा है। अब अल्फा हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो एसीटेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि हमने भाषा में पहले ही कहा कि केनिजारो अभिक्रिया में उन एल्डिहाइड को शामिल करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये बेंजील्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसीटेल्डिहाइड, ये है दोस्तों एसीटेल्डिहाइड, और ये प्राइमरी मिथाइल एल्डिहाइड दे रखा है। देखो आप अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की आपसे बात करें तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन सीधे जुड़े होते हैं उन्हीं को हम कह देते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह दे रखा है CHO, ठीक है ना, और इससे कार्बन जुड़ रहा है, यानी कि इस कार्बन को हम कहेंगे कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक है ना। और इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। कितने, 3। ये सभी हाइड्रोजन कहलाएंगे क्या, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो केनिजारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइडों द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन एसीटेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं 3। इस कारण से ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा CH3CHO, कहते हैं इसको एसीटेल्डिहाइड, ठीक है साथियों। और ये अपना होता है फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो CHO समूह से कोई कार्बन सीधा नहीं जुड़ रहा, सीधा कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहते हैं, क्लियर। उसी प्रकार बेंजील्डिहाइड में C6H5 से एक हाइड्रोजन के स्थान पर कार्बन से सीधा कार्बन जुड़ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, सीधा कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा उस कार्बन से, इसलिए इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट देखिए लुईस अम्ल है, क्या, लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस एसिड होते क्या हैं दोस्तों, लुईस एसिड होते क्या हैं। देखिए लुईस एसिड जो लोन पेयर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं, और जो लोन पेयर दान करते हैं लुईस बेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, ठीक है ना, वही तो एक्सेप्ट करेगा साथियों। तो लुईस एसिड जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो लोन पेयर
ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे अपने को दे रखा है NH3 NH4+ BF3 CCl4, हम एक एक की बात करते हैं आपसे। तो NH3 में नाइट्रोजन के बाध्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से नाइट्रोजन 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो, ठीक है ना, और बचे 2 इलेक्ट्रॉन किसके रूप में आ जाते हैं? लोन पेयर के रूप में। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड में हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का है। उसी प्रकार इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में हैं और 2 ये, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। NH4+ की आपसे बात करें तो देखो आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए प्लस चार्ज। तो हमने कहा कि एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे साथियों? 8। बात करते हैं CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो देखिए Cl Cl Cl, यानी कि कार्बन के बाध्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे और कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिए। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहा, लेकिन 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। बात करते हैं आपसे किसकी? BF3 की। BF3 में बात करते हैं बोरॉन की, सेंट्रल एटम की। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p1, यानी कि बाध्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं साथियों? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 3। तो देखिए बोरॉन क्या करेगा? 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन के बाध्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बैलेंसी होती है 1, तो 1 बॉन्ड बनाएगी। अब इसके पास शेष इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 6। यानी कि जो बोरॉन है उसके पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि एक लोन पेयर लेगा, और लेगा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस एसिड की तरह, क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नाभिक के आकार की कोटि है। तो साथियों रदरफोर्ड मॉडल में हमने पढ़ा था कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी साथियों? 1911 में। अब उन्होंने कहा था कि परमाणु के सेंट्रल में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है, यानी कि परमाणु के केंद्र में पाया जा रहा है, सेंट्रल में पाया जा रहा है। तो परमाणु से तो छोटा आकार है नाभिक का, ठीक है ना। तो परमाणु का आकार हम पढ़ते हैं कितना, ठीक है ना, साइज ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का आकार। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और परमाणु का आकार हम पढ़ते हैं कितना, देखिए 10 की पावर -10 मीटर में कहे तो 10 की पावर -10 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछे तो 10 की पावर -8, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है दोस्तों। कितना? 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। और परमाणु में पाया जाता है क्या? नाभिक। क्या पाया जाता है? नाभिक। तो नाभिक की बात करें, खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1911 में, जब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आया तब, ठीक है ना। तो नाभिक के आकार की आपसे बात करें तो 10 की पावर -15 मीटर, या सेंटीमीटर में 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, या 1 फर्मी की कोटि का होता है। कितना? 1 फर्मी की कोटि का होता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए जैसे ये कोई न्यूक्लियस नाभिक है, और नाभिक के बाद ये क्या है? सेल हैं, कोश हैं, ठीक है। तो ये परमाणु है, और ये परमाणु में क्या है? नाभिक है साथियों। क्या है? नाभिक। और इस नाभिक के अंतर्गत जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि नाभिक कैसा कण होता है? प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनावेशित होता है। कैसा होता है नाभिक? धनावेशित भाग होता है परमाणु का, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये कोश होते हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। इन कक्षाओं की आपसे बात करें तो n = 1, n = 2, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो आप n = 3, 4,
और n बराबर 5, इनके नाम दिए गए हैं KLMNO ऐसे। ठीक है साथियों, इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, कोश या कक्ष के बारे में बताया था नील्स बोर साहब ने। ठीक है, चलिए भाई, तो नाभिक के आकार की कोटि पूछ रहा है हमसे, तो आपको राइट आंसर दिख रहा होगा 10 की पावर -10 मीटर में। ये रहा, सॉरी 10 की पावर -15, ये नहीं है, नाभिक का पूछ रहा है तो क्या जाएगा 10 की पावर -15 मीटर में। ये रहा नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर। ये परमाणु का आकार होता है दोस्तों। 10 की पावर -10 मीटर किसका आकार होगा, परमाणु का। नाभिक का होता है 10 की पावर -15 मीटर में। और सेंटीमीटर में पूछता तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर हो जाता, और 1 फर्मी की कोटि का होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो बॉक्साइट का सूत्र पूछ रहा है। किसका, बॉक्साइट का सूत्र है। तो बॉक्साइट का सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, किसका, एस्क है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एस्क है। ठीक है ना, मुख्य धातु जो होती है बॉक्साइट में वो होती है एल्यूमिनियम। तो Al2O3.2H2O। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बॉक्साइट का फॉर्मूला, Al2O3.2H2O। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। एक्वारेजिया अम्लराज है। अच्छा क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया अम्लराज है किससे मिलकर के बना होता है, किसको आप एक्वारेजिया अम्लराज कहते हो। ठीक है ना, तो देखिए जो एक्वारेजिया है, इसी को तो हम कह रहे हैं अम्लराज। क्या कह रहे हो दोस्तों, अम्लराज कह रहे हो एक्वारेजिया को ही। ठीक है ना, देखिए, और इसी को हम कहते हैं रॉयल वाटर। क्या कहते हैं, लैटिन नाम रॉयल वाटर, यानी कि शाही जल। क्या कहते हो, शाही जल। ठीक है ना, रॉयल वाटर, शाही जल। तो एक्वारेजिया अम्लराज किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है HNO3, 1 HNO3 और 3 HCl, यानी कि एक अणु तो नाइट्रिक अम्ल का और 3 किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलकर के किसका निर्माण करते हैं साथियों, अम्लराज एक्वारेजिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसी को हम कहते हैं रॉयल वाटर या शाही जल। हम बात करें HNO3 नाइट्रिक अम्ल की, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की, तो अम्लों की रानी कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल को, अम्लों की रानी। ठीक है ना, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और अम्लों की रानी नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है भाई। ठीक है ना, अम्लों की रानी HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, और अम्लों का राजा कौन होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहा जाता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो इसमें एक्वारेजिया अम्लराज में हमने कहा क्या कि 1:3 में होते हैं। एक भाग किसका रहेगा, नाइट्रिक अम्ल का, और 3 भाग किसके रहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है ऑप्शन वी। क्या है साथियों, ऑप्शन वी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेंजीन में सिग्मा व पाई बंध की संख्या होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है साथियों, पाई बॉन्ड होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, 2 क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ ऐसे। ठीक है ना, ये बेंजीन की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। बेंजीन का फॉर्मूला आप पढ़ते हो क्या, C6H6, C6H6। ठीक है, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी दी हुई है, 6, और इन 6 कार्बन से प्रत्येक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। क्या जुड़ा हुआ है साथियों, हाइड्रोजन। ठीक है ना, देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की। तो सबसे पहले हमने आपसे बात की, तो एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और
इसको सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें एक तो क्या रहेगा सिग्मा बॉन्ड और एक क्या रहेगा ये पाई बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दूसरे वाले को क्या कहेंगे पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा पाई, और ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो काउंट कर लेते हैं साथियों, पाई बॉन्ड की जो हमें संख्या दिख रही है वो तो कितनी है 3। सिग्मा बॉन्ड को बाद में काउंट करेंगे, पहले पाई बॉन्ड की बात करें तो कितनी संख्या है 3। और सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 क्या हो जाएंगे पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा पहले पूछ रहा है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने 12 और पाई बॉन्ड कितने 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए भाई, वो हमसे कह रहा है कि वेयर अभिकर्मक है, वेयर अभिकर्मक है तो पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं वेयर अभिकर्मक। 1% क्षारीय KMnO4। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। सीधा याद रखना है कि जो वेयर रिएजेंट होता है, वेयर अभिकर्मक होता है वो 1% क्षारीय KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय विलयन का 1% कौन सा अभिकर्मक कहलाएगा, कौन सा रिएजेंट कहलाएगा, वेयर अभिकर्मक कहलाएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए, ल्यूकास अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक की बात कर रहा है। तो देखिए हमने कहा ल्यूकास अभिकर्मक में, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक जो मिलकर के बना होता है किसको आप कहते हो, तो कंसंट्रेट, ठीक है ना, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को ही हम क्या कह देते हैं साथियों, ल्यूकास अभिकर्मक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कह देते हैं, ठीक है ना। यानी कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, ठीक है ना। देखिए तो ल्यूकास अभिकर्मक में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ल्यूकास अभिकर्मक का कार्य क्या है, किस काम आता है, तो आप पढ़ते हो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल आपने पढ़े, ठीक है ना। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में जो कंपेयर हम करते हैं, तुलना हम करते हैं, विभेद जो हम करते हैं उसमें काम आता है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहलों की तुलना किस अभिकर्मक के साथ की जाती है या किसके द्वारा की जाती है, तो